अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में चौरस्ते की हैसियत हासिल है। चौरस्ते का मतलब आप समझते हैं ना, जहाँ से चारों तरफ को रास्ते निकलते हों उसको हम चौरस्ता कहते हैं। इस तरह से अगर आपने केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करनी है, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशंस आपने करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसके आंसर के जो भी रास्ते निकलते होंगे वो इसी मोल से होकर निकलते होंगे, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा, टॉपिक है आज का हमारा मोल। मोल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, और इसकी बेसिक्स क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या है और इसकी न्यू डेफिनेशन क्या है। ये सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मोल के कॉन्सेप्ट में, बेसिक्स में अगर कोई डाउट्स हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपकी वो सारे डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर होने वाली हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि मोल का कॉन्सेप्ट जो है वो आखिर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक्चुअली बच्चों, मोल जो है वो केमिस्ट्री के अंदर एक मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट, जिस तरह हम आम लाइफ में मेजरिंग के यूनिट, मैथ्स को मेजर करना हो तो हम किलोग्राम, ग्राम वगैरह यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लेंथ को मेजर करना हो तो हम मीटर वगैरह या किलोमीटर वगैरह इस तरह जो है वो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जब हम पार्टिकल्स के मासेस को कैलकुलेट करते हैं तो हम उनको जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वो ये वाला यूनिट इस्तेमाल होता है, मोल। तो एक्चुअली ये मोल जो है ये एक मेजरिंग यूनिट है जो पार्टिकल्स के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब हम किसी केमिकल इक्वेशन के साथ डील कर रहे होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के साथ डील कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना लाजमी है कि हम कितने पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं। यानी जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उनके 10 ग्राम लिए हैं, 20 ग्राम लिए हैं, 30 ग्राम लिए हैं, 100 ग्राम लिए हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनका हमें पता होना लाजमी है। अब इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मैसेज को हम मेजर नहीं कर सकते, कोई बैलेंस नहीं है जिससे हम एक एटम, 10 एटम या 100 एटम के मैसेज को मेजर कर सके। तो इसलिए फिर ये वाला जो यूनिट है इसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, जिसको हम मोल कहते हैं। पहले हम इसकी ओल्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर जब हम एवोगैड्रोस नंबर पढ़ेंगे वहां पे हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो ओल्ड डेफिनेशन में मोल को एटम के लिए अलग डिफाइन किया गया, मॉलिक्यूल के लिए अलग डिफाइन किया गया, आयन के लिए अलग डिफाइन किया गया, और फिर इनको कंबाइन करके मोल की एक डेफिनेशन बनाई गई। जब हम मोल को बच्चों एटम के लिए डिफाइन करते हैं तो हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ग्राम एटम। ग्राम एटम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या इसको मोल भी कह लेते हैं। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम एटम भी लिखा होता है, मोल भी लिखा होता है, मतलब दोनों का सेम है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी एटम के मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का जो वन एटम का मास होता है वो 12 AMU होता है। अब 12 AMU को तो हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि AMU आपको पता है कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसलिए हम AMU की जगह पे, कार्बन के 12 AMU की जगह पे अगर हम 12 ग्राम ले लें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इसको 1 मोल कहेंगे। हम कहेंगे हम कार्बन का 1 मोल ले रहे हैं। इस तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, लेकिन अगर हम AMU की जगह पे ऑक्सीजन के 16 ग्राम ले लें तो हम कहेंगे हम ऑक्सीजन का 1 मोल ले रहे हैं। इस तरह कोई भी एटम है, उसके एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम से रिप्रेजेंट कर दें तो हम कहते हैं कि उसका 1 मोल है। ग्राम एटम भी कह देते हैं, इसको मोल भी कह देते हैं। इसके बाद अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के लिए टर्म इस्तेमाल होती है बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल, या इसी को हम मोल भी कह देते हैं, इसी को मोल भी कहा जाता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास।
किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे या उसको हम मोल कहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर का मास होता है 18 AMU एक मॉलिक्यूल का, लेकिन अगर इसी को हम ग्राम में ले जाएं तो हम कहेंगे ये वाटर का 1 मोल है। इस तरह से H2SO4 के मॉलिक्यूल का मास होता है 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन इसी को अगर हम ग्राम में ले जाएं तो हम कहेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है। इसी तरह से एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला, और ये जो टर्म है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती है, ग्राम फार्मूला। अगेन ग्राम फार्मूला, या इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मोल कहा जाता है। अब ग्राम फार्मूला जो है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए मॉलिक्यूल्स की टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती। उसकी रीजन है कि मॉलिक्यूल्स में जो एटम आपस में अटैच होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अगर वाटर है, वाटर में एक ऑक्सीजन होगा, साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ये फिक्स्ड रेशियो होगी। लेकिन इनको आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है कि इनके अंदर जो आयंस हैं वो फिक्स्ड रेशियो में आपस में अटैच नहीं होते। फॉर एग्जांपल NaCl की एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई सोडियम आयन पड़ा हुआ है, सोडियम पॉजिटिव आयन, तो ये अपने इर्द गिर्द इस तरह से फील्ड जनरेट कर लेता है जहां तक इस पॉजिटिव चार्ज की जो अट्रैक्शन है उसको महसूस किया जा सकता है। आपको पता है कि जहां पे चार्ज पड़ा हो वो अपने इर्द गिर्द जो है वो गोल गोल फील्ड को जनरेट कर लेता है। तो जो भी नेगेटिव आयन उस फील्ड के करीब पहुंचेगा, जो इसकी अट्रैक्शन को महसूस करेगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो जिधर से मर्जी आए। इधर से क्लोराइड आए नेगेटिव, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर से क्लोराइड नेगेटिव आए, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। जो भी इस फील्ड के करीब आएगा नेगेटिव आयन, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। मैक्सिमम 6 क्लोराइड आयन जो है वो इस सोडियम के साथ अटैच हो सकते हैं। क्योंकि हमें फिक्स्ड रेशियो का नहीं पता कि कितने क्लोराइड आके लगे हुए हैं इसके साथ, तो इसके लिए हम फिर इसको मॉलिक्यूल नहीं कहते, बल्कि बच्चों हम इसको कह देते हैं कि ये NaCl का फॉर्मूला है। समझाते हुए अगर टीचर्स मॉलिक्यूल कह दें तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। वैसे जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो हम इसके लिए फार्मूला की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला की टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फिर हम उसके लिए कहते हैं ग्राम फार्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास की जगह पे हम क्या लिख देंगे, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास है, अगर उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड कर दें तो उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला और मोल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का मास होता है 23, 35.5 ऐड करो तो ये बन जाएगा 58.5, लेकिन हमने AMU नहीं लिखना, हमने लिखना है 58.5 ग्राम। तो इसको हम कहेंगे ये NaCl का 1 मोल है, या ग्राम फार्मूला है। इसी तरह से बच्चों अगर आयंस के लिए हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं ग्राम आयन, ग्राम आयन, या इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे मोल, ग्राम आयन या मोल बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे आयनिक मास ऑफ एन आयन। किसी भी आयन का आयनिक मास, उसको अगर हम एक्सप्रेस कर दें, उसको अगर हम जाहिर कर दें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर उसको अगर हम जाहिर कर दें तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा ग्राम आयन या मोल। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव आयन, इसका जो मास है वो 17 AMU होता है। इसको अगर हम ग्राम में जाहिर कर दें 17 ग्राम, तो ये कहलाएगा 1 मोल। इस तरह कोई भी आयन हो। अच्छा, ये याद रखना है कि चार्ज का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो चार्ज आता है आयंस के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन से आता है, और इलेक्ट्रॉन का मास हम काउंट नहीं करते। जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, इसलिए चार्ज को देख के आपने परेशान नहीं होना। मास जो है वो इसका सेम रहेगा, 16 ऑक्सीजन का और 1 जो है वो हाइड्रोजन का।
तो ये 4 डिफरेंट टर्म्स थी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो ओल्ड डेफिनेशन की गई मोल की। अब अगर हम इसको कंबाइन करके डिफाइन करें तो हम कहेंगे एटॉमिक मास, यहाँ से एटॉमिक मास एटम के लिए, ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ से फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए, और यहाँ से आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम इनको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये कहलाता है मोल। कलेक्टिवली इनके लिए हम मोल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल भी लिखा हो सकता है, उसको देख के आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब मोल्स ही होता है। तो चलिए अब हम वो फार्मूला देख लेते हैं जिस फार्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा मास, वो ओवर मोलर मास, और उसी सबस्टांस का हमने मोलर मास लेना है। अब इसमें यह बात याद रखिएगा कि जो एक मोल का मास होता है वही मोलर मास होता है। जिस तरह कार्बन है, कार्बन के एक मोल का मास 12 ग्राम है, तो उसी को हम मोलर मास कहते हैं। इस तरह वाटर, एक मोल का मास 18 ग्राम है, तो उसी को ही मोलर मास कहते हैं। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, जो एक मोल का मास होता है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। अच्छा चले, अब इसमें एक और बहुत प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, उनका ख्याल सिर्फ यही है कि हमें जो मास है वो दिया होगा, हम उसकी मदद से मोल्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बच्चों, मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें मास दिया गया है हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें मोल्स दिए गए हैं तो हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें ये दोनों दिए गए हैं मोल्स और मास, तो हम उससे मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें इस एक फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती हैं। बच्चों के जहन में एक चीज बैठी रहती है कि बस मास दिया होगा उसकी मदद से हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है। इसको हम मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी जो है यूज कर सकते हैं, मास कैलकुलेट करने के लिए भी इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए भी इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब अगर हमने मास कैलकुलेट करना हो तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा मास इज इक्वल टू मोल्स। इसको इस साइड पे ले जाओ, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा मोलर मास। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपने बस जहन में रखने हैं। इन्हीं दो का यूज होगा ज्यादातर मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इन फार्मूलों से रिलेटेड कि कैसे हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। जो इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह में क्वेश्चन है वो भी हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है मोल्स, फाइंड मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल। कार्बन का 6 ग्राम सैंपल है, उसमें आपने मोल्स बताने हैं, कितने होंगे। तो ये देखिए, आपने इसको देखना है, आपको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कार्बन का, आपने बताने क्या है, मोल्स बताने हैं। मोल्स आपने फाइंड करने हैं, तो मोल्स फाइंड करने हैं, मास दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, मास कितना है 6 ग्राम, मोलर मास कार्बन का होता है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये यूनिट होते हैं मोलर मास के, ग्राम पर मोल। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। इसका मतलब है कि अगर कार्बन के 6 ग्राम है हमारे पास तो उसके अंदर इतने मोल्स होंगे। चलिए इसी को एक और तरीके से देखते हैं। अगर वो हमसे यूं कह देता है कि फाइंड मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन। अब उसने हमको मोल्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं मोल्स, हमने मास बनाना है, तो यही फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है यही यूज होगा, इसी को हम रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करके हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ कार्बन, क्या आएंगे मोल्स, मोल्स कितने हैं 0.5 मोल्स, और मोलर मास कार्बन का होता है 12 ग्राम पर मोल। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 ग्राम। तो इस तरीके से हमारे पास मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। अच्छा,
और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, C6H12O6, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब इस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर 6 मोल ऑफ कार्बन, इसके अंदर 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इंडिविजुअल एटम्स की बात करें, ये ग्लूकोज का 1 मोल है, इस 1 मोल के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स के मोल हैं वो कितने होंगे? 6 मोल्स ऑफ कार्बन होंगे, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ठीक है बेटा। अब इस तरह से अगर आपको दिया गया हो 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसके अंदर वो आपसे कहे कि बताओ कार्बन के कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, तो सिंपल आपने करना ये है 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मोल्स ऑफ कार्बन, ये 3 आ जाएगा आंसर। इस तरह से 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इतने मोल्स होंगे। इस तरह से ऑक्सीजन के भी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब एक लास्ट, इससे जरा थोड़ा ऊपर इससे लेवल पे चलते हैं। अगर वो आपसे कहे कि आपके पास मास ऑफ ग्लूकोज है, मास ऑफ ग्लूकोज 90 ग्राम्स, 90 ग्राम्स मास ऑफ ग्लूकोज है, इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन के मोल्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे और कितने जो है वो कार्बन के मोल्स होंगे। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जरा सोचिए, जरा इस पे दिमाग लगाइए कि अगर आपको मास दिया हुआ है ग्लूकोज का 90 ग्राम मास दिया हुआ है, उससे आपने कार्बन के मोल निकालने हैं, हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं और ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको परेशान नहीं होना देख के, मास दिया हुआ है 90 ग्राम्स मास दिया हुआ है, मास से हम इजीली इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ग्लूकोज का मास दिया हुआ है इसको इजीली हम मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले जो मास दिया है उससे हम मोल्स बना लेते हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। जब आप ग्लूकोज के मोल्स बना लोगे तो उसके बाद फिर सिंपल ऐसे जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। मोल जब बनाएंगे, फार्मूला क्या है? गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना, पर मोल। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएंगे 0.5 मोल्स। तो देखो यही सिचुएशन बन गई बच्चों, जो यहाँ पे थी 0.5 मोल्स आ गए। अब हम 0.5 मोल्स में इजीली बता सकते हैं कितने कार्बन के आइटम है, कितने हाइड्रोजन के, सॉरी कितने कार्बन के मोल्स हैं, कितने हाइड्रोजन के मोल्स हैं और कितने जो हैं वो ऑक्सीजन के मोल्स हैं। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। या तो आपको मास दिया होगा, आपने मोल्स बनाने होंगे, ठीक है, या आपको मोल्स दिए होंगे, आपने मास बनाना होगा, या इस तरह से आपको मोल्स दिए होंगे पूरे मॉलिक्यूल के, पूरे कंपाउंड के मोल्स दिए होंगे, आपने इंडिविजुअल एटम्स के मोल बताने होंगे, और लास्ट आपको मास दिया हो सकता है। उस मास को देके वो आपसे कह सकता है कि बताओ इसमें कार्बन के कितने मोल हैं या हाइड्रोजन के कितने मोल हैं या ऑक्सीजन के। तो आपने उसको देख के परेशान नहीं होना, आपने सिंपल पहले उस मास को कन्वर्ट कर लेना है मोल्स के अंदर। जब मोल्स आ जाएंगे फिर नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यही कुछ बातें थी मोल्स के बारे में। अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है तो आप बहुत आसानी से जो मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको इस डिस्कशन से मतलब क्या चीज़ें पसंद आई हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।